हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज मी अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को फिनिश करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, जो आज की इस वीडियो के बाद सीधे आपको आपके फिजिक्स के फाइनल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बोला सर ऐसी बात? हाँ बिल्कुल ऐसी बात, बिकॉज आज हम इस वीडियो में छोटी सी वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट पैकेज समझें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर आपने ये कर लिया तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू आपने इस वीडियो में खत्म कर दिए। पीवाईक्यू और आने वाले क्वेश्चंस भी आप इस वीडियो में खत्म कर देंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप अभी रिवीजन करने बैठे हैं, आप चाहते हो कि मेरी फिजिक्स का जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको चैप्टर का क्विक रिवीजन चाहिए जिसमें सारे के सारे पॉइंट हमने कवर करके रख लिए हों, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ऐसा हमें क्विक रिवीजन चाहिए। तो इसके लिए बहुत शानदार सा जो तरीका आपके पास है कि आपको चैनल के अंदर जाना है। इस चैनल में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, बोला स्किप मत करना, थोड़ा सा काम को बता रहा हूं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको यहां पर मिलेगी बैक बेंचर सीरीज। इस बैक बेंचर सीरीज में हमने 35 मिनट में चैप्टर्स को फिनिश किया हुआ है। जैसे आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर देखो कि भाई ये एटम है, एटम को देखो कितने टाइम में फिनिश कर दिया। एटम चेक करो, ये देखो एटम को हमने 36 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ठीक, इसी तरह से आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, तो यहां पर देखो न्यूक्लियाई भी 37 मिनट मतलब 35 मिनट में फिनिश है। इसके बाद डुअल नेचर भी 35 मिनट में फिनिश है। वेव ऑप्टिक्स पूरा है 50 मिनट में, रे ऑप्टिक्स पूरा है 56 मिनट्स में। ठीक है, इसी तरह से वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल भी फिनिश कर दिए 1.25 घंटे में, लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल आपको आपके एग्जाम में छपा मिलेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा, बोला सर क्या इनमें से मेरा अगर मैं इनको पढ़ लूंगा तो क्या पूरा रिवीजन हो जाएगा? बिल्कुल, एक एक सिंगल टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दी जा रही है, एक बार इसको जरूर चेक करें। बैक बेंचर सीरीज का जो फीडबैक है ये बहुत शानदार रहा, और आप भी इसको जो है ना बिल्कुल इससे पूरी हेल्प लो, आपको बहुत मजा आएगा। अभी वापस आ जाते हैं हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो भाई एक ही बात याद रखो, हैशटैग इसमें से आ जाएगा ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए जरा। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, आप कोशिश करें कि आप खुद से इसको बना पाए ना। तो देखो जरा अभी क्वेश्चन क्या है, बोला हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिटरमाइंड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, इस पे आप याद रखेंगे। तो बताओ आप क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर में, जरा सोचो। अब तो पेपर है, क्या लिखोगे आप आंसर में? तो सिंपल सी बात है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है इसको हम लिखते हैं भाई c इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो वैक्यूम में पूछ रहा है ना, वैक्यूम में तो आप लिखोगे 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, बोला हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। दैट मींस रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में अगर आपको स्पीड लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे? तो इसके लिए क्या करना है, देखो तो आपने कहा कि सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल सी बात समझो। अगर वैक्यूम में है तो आपने लिख दिया म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब अगर कोई और मीडियम दे दिया, वैक्यूम की बात नहीं कर रहा है, तो आप इसको लिखेंगे म्यू इंटू एप्सिलॉन, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू परमिएबिलिटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखिए म्यू नॉट को आप लिखते हैं, म्यू को आप लिखते हैं, मीडियम के लिए आप लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक, चलिए एप्सिलॉन को आप लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर? नाउ अभी आप ये देखो कि बस आपको इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है। 1 अपॉन रूट म्यू नॉट को आपने म्यू को आप लिख दिया यहां से म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसी तरीके से एप्सिलॉन को लिख दिया आपने एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसके बाद आप ये देखो कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तो अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैंने इसको सेपरेट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से पहुंच जाएगा, दैट v इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं
इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो फॉर्मूला जो फाइनल हमारा बनेगा ये हो जाएगा C अपॉन में आ गया म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक, इस चैप्टर में से जितना आपसे पूछा जाएगा सिर्फ उतना आपको लिखना है, बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना। ठीक, दिमाग चलाने का मतलब है डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर छोटा क्वेश्चन आए 1 नंबर में तो छोटा जो है आप उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, चलिए, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो उस तरह से। ठीक, हो जाएगा ये। नाउ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम जस्टिफाई। देखो आप जानते हो कि आप इसका आंसर यस लिख के काम चला दोगे, लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है या नहीं, और अगर करती है तो आप इसको जस्टिफाई करें। ठीक, इसको एक्सप्लेन करें किस तरह से करती है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी करती है और मोमेंटम भी कैरी करती है। यह हमें कैसे पता पड़ा? तो अगर आप एक प्लेन पर एक चार्ज रखते हैं और यहां पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है तो उस चार्ज में मोशन होने लगता है। यहां से हमें पता पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोशन हुआ तो इसको मोमेंटम मिल गया, और हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। अगर मोमेंटम नहीं होता तो उस चार्ज के पास मोमेंटम कैसे आता? ठीक, नाउ तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? एज इट इज सेम वर्ड्स आप लिखें कि भाई यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है, और ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, ये इसका यहां से एक्सप्लेनेशन हो गया कि व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड ऑन प्लेन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब कोई चार्ज ऐसे प्लेन में रखा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर है, तो इस चार्ज में क्या होने लगता है? इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण मोशन होने लगता है। यहां पे लिखा है ना, is set into motion by electric field and magnetic field। ठीक, this illustrates that electromagnetic wave carry energy and momentum। हो जाएगा। नाउ आपको बताएं कि जो मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करती है उसका अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो एब्जॉर्बिंग सरफेस में जो मोमेंटम हो जाएगा ये हो जाएगा U अपॉन C। यहां पर U है जो एनर्जी और C है उनकी स्पीड। ठीक, नाउ अभी देखिए, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा कि एक बार वेव जाएगी और एक बार आएगी तो मोमेंटम जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए डबल हो जाएगा, दैट मींस 2U/C। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट प्रेशर जस्टिफाई। आपको बताना है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती है किस सरफेस पे? आंसर इज बिल्कुल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती है। यहां पर भी अगर हम बात करें तो एब्जॉर्बिंग सरफेस अगर है, एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो यहां पर जो प्रेशर जो लगता है ये होता है आपका I अपॉन सी। I अपॉन सी, I है इंटेंसिटी और C है वही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हो जाता है 2I अपॉन C। ठीक, याद रखिए। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? भाई देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोज्ड ऑफ फोटोन। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या है? फोटोन से, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है, लेकिन आप डुअल नेचर में क्या पढ़ते हो कि भाई जो एनर्जी जो वेव है या जो रेडिएशन है ये क्या है? फोटोन से मिलकर बनी है। तो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंपोज्ड ऑफ फोटोन, और फोटोन के पास मोमेंटम और एनर्जी दोनों होता है। जब फोटोन किसी सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उस पर फोर्स लगा। दैट मींस यहां पर कहा गया कि भाई इसके पास जो है प्रेशर एक्सर्ट करने की क्या है? ताकत है। ठीक है ना? चलिए, तो आप इसको एज इट इज यहां पे लिखे, काम हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर पूछा जा रहा है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, तो आपको रिलेशन बताना है इन दोनों का। तो याद रखो E इज इक्वल टू BC, बस समझ गए। आप इसको वैक्यूम के लिए बता रहे हो तो E0 इंटू B0 इंटू C। नाउ इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों में से कौन ज्यादा, देखो एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आ सकता है, पहले सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? तो याद रखना
इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बट क्वेश्चन मतलब आंसर पूरा सुने बिना आगे मत बढ़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड से, कितने टाइम? C टाइम्स। बट याद रखो, अगर पूछा जाए डेंसिटी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी से बराबर है? आंसर इज डेंसिटी दोनों की ही इक्वल है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, बट डेंसिटी दोनों की बराबर है। इसको हम प्रूव भी करेंगे आने वाले क्वेश्चन में ना। अभी देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है, तो यहीं से आपसे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पूछ लेता है। तो अगर स्पीड पूछ ले तो आप बता देना C इज इक्वल टू E0 बाय B0। याद रख लोगे, हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ड्रॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन Z एक्सिस। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्रॉ करना है कि यदि वेव Z एक्सिस में जा रही है, वेव कहां जा रही है? वेव Z एक्सिस में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एक्स एक्सिस। तो बता दें उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाना है? एक्सिस में। तो आपने बना लिया कि भाई लेट्स से एक्स एक्सिस ये हो गई, तो वाई एक्सिस कुछ यहां पे हो जाएगी। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रेडिक्ट करना है। देखो एक और चीज उसने लिख के, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकता था कि आपसे सिंपल ये कह देता कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्रॉ करो यदि जो वेलोसिटी है ये के कैप डायरेक्शन में है, ऐसे दे देता। अगर वेलोसिटी के कैप डायरेक्शन में, दैट मींस Z एक्सिस में है। Z एक्सिस मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को Z एक्सिस में दिखाना है। यहां पर याद रखना कि आप डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखें। चलिए, तो हम अगर इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि चलिए यहां से क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको यहां पे दिखा दें। तो ये आप देखें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी फील्ड बन गई। यहां पर आप क्या दिखा दें कि ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, और ये जो बाहर की साइड ये आ रही है ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा उसने कहा है हमने वैसा ही यहां पे दिखा दिया। ये तीनों फील्ड मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये हमने यहां पे बता दिया। क्लियर है? नाउ अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा लेकिन ठीक ना। अब देखो इसमें क्या दिया जा रहा है कि प्रूव दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ईच अदर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एनर्जी डेंसिटी जो हमने बात की थी वही है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये पड़ा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये है। ठीक, अब मुझे ना इन दोनों को प्रूव करना है कि भाई ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के। तो कैसे कर सकता हूं, देखना जरा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यू ई इज इक्वल टू 1/2 और ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को, अच्छा मैं इसको ई नॉट लिख देता हूं। हाँ ठीक, ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? बी नॉट इंटू सी, और यहां पे स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर यू इज इक्वल टू क्या ऐसा हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ठीक, अगर c की वैल्यू मेरे पास होती है 1 बाय, दिखाई पड़ रहा है, अगर c की वैल्यू मेरे पास होती है 1/रूट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, अगर मेरे पास ये c की वैल्यू होती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं u e इज इक्वल टू 1/2 और ये एप्सिलॉन नॉट, बी नॉट को मैं लिख सकता हूं यहां पर देखो जरा, बी नॉट को मैं लिख दूंगा बी नॉट स्क्वायर एज इट इज, और तो सी स्क्वायर को हो जाएगा 1/म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया तो यूई की जो वैल्यू आ गई ये आ गई यहां से 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई। और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है मेरे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमने इसको बराबर प्रूव कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? नाउ आगे बढ़ जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। नाउ नेक्स्ट देखो, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स इन वैक्यूम।
आप बताइए कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो माइक्रोवेव और रेडियो वेव के लिए दोनों के लिए सेम है इन वैक्यूम। बताओ जरा, सोचो क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या? स्पीड ऑफ बोथ वेव इज सेम। स्पीड जो वैक्यूम में है वो दोनों ही क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा। कितनी हो जाएगी? सी। टेक नाउ, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस? तो आंसर में लिखना बाय ऑसिलेटिंग चार्ज, बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं। अगर उसने जो है ना सेम क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया, ये देखो ये 1 मार्क के लिए हो गया। अगर उसने सेम क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछ लिया तब आप कैसे लिखेंगे, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, आगे शायद क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज। तो याद रखना, कह रहा है कि ऑसिलेटिंग चार्ज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, जिस फ्रीक्वेंसी से ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा था उसी फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक, चलिए ये इतना क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, इसको हम बता देते हैं। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, अगर यही क्वेश्चन जो मैंने कहा था आपसे कि अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाए 3 मार्क्स में, तो आप कैसे लेंगे? 3 नंबर में तो औकात नहीं है इस क्वेश्चन के आने की ना। तो देखो, हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो ये आंसर याद रखना कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज से क्या होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज से ऑसिलेटिंग, या मैं कहूं ऑसिलेटिंग चार्ज से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनेगी? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल या फिर चलो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑसिलेटिंग चार्ज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसके बाद ये जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती है, और अगली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी, और ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। आप इसको यहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हो आराम से। क्या लिखा हुआ है? एन ऑसिलेटिंग चार्ज produces an oscillating electric field in space which produces oscillating magnetic field. The oscillating electric field and magnetic field regenerate each other, एक दूसरे को regenerate करती रहती हैं, which results in the production of EM wave in that area. क्लियर हो गई बात नहीं? नाउ अभी देखो क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर तो आप बता ही दोगे। इफ अर्थ डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, बोला अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इसके टेम्परेचर को क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी, सर्दी बढ़ जाएगी। अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा कि कोई गैस नहीं होगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट मींस वो जो गैसेस हैं, जैसे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में रिलीज करता है, समझे? तो जो टेम्परेचर जो होगा ना ये बहुत कम, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो गैसेस जो है ना हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, टेम्परेचर वुड बी लोअर। ठीक, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि भाई व्हाई डू वेल्डर्स, जो वेल्डर जो होते हैं ये आपने देखा होगा भाई काला चश्मा एक लगा के रखते हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि भाई देखो याद रखो कि जो वेल्डिंग आर्क जो होती है उसमें से यूवी रे निकलती हैं, उसमें से यूवी रे निकलते हैं, और ये यूवी रेज हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस होती हैं, इसलिए वो चश्मा लगा के रखते हैं। विच वेव्स आर यूज्ड इन रडार एंड नेविगेशन, है ना, नेविगेशन पर्पस के लिए। और रडार, रडार समझते हो? रडार, रडार नहीं समझते? हाँ, ऊपर से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए रडार का यूज होता है। देखो, तो विच वेव्स आर यूज्ड इन रडार एंड नेविगेशन। ठीक, तो रडार में और रडार और नेविगेशन पर्पस के लिए, नेविगेशन समझते हो ना, मतलब यातायात के लिए, हाँ, ओशन वगैरह में। इसके अलावा जो है आप देखें कि भाई कहीं भी नेविगेट करना है तो वहां पर जो है कौन सी वेव का यूज होता है, तो वहां पर यूज होता है, ये गलत लिख गया, ये गलत लिख गया। आप इसका जो आंसर है ये मैं इसको सही कर देता हूं। रडार और नेविगेशन में जो हम यूज करते हैं ये यूज होती हैं माइक्रोवेव्स। कौन सी वेव्स? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज होता है क्योंकि माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है ये कंपैरेटिवली शॉर्ट है। देखो मैं आपको बताऊं, आपको आंसर में क्या लिख के आना है कि माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है ये कंपैरेटिवली शॉर्टर है, जिसके कारण से ये डिफ्रैक्ट नहीं होती। क्या नहीं होती? कि छोटे मोटे एजेस से टकरा के मुड़ती नहीं है। ठीक,
दो चीज होता है, एक होता है बिखरना, एक होता है डिफ्रैक्ट, मुड़ जाना। तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है ये शॉर्टर है, काफी छोटी है, ठीक। तो जिसके कारण से ये डिफ्रैक्ट नहीं होती बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कैन इजीली पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर। और ये रडार में क्या होता है ना कि यहां से वेव को ट्रांसमिट किया और यहां से जैसे मान के चलो कि भाई किसी एनिमी का एरोप्लेन वगैरह आ रहा, मतलब जो है जेट वगैरह आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये इसको यहां से ये टकराएगा और वापस को लौट के आना है रिसीवर तक। तो अगर ये छोटे मोटे ऑब्स्ट्रक्शन से जो है पेनिट्रेट करके मुड़ जाएगी तो फिर काम खराब हो जाएगा, समझे। तो फिर क्या है कि अपन को ऐसी वेव चाहिए जो कम से कम डिफ्रैक्ट हो। तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ कंपैरेटिवली कैसी है, छोटी है, शॉर्टर है, तो ये आसानी से छोटे मोटे उससे डिफ्रैक्ट नहीं होगी। अदरवाइज क्या होता कि छोटी चिड़िया आ गई तो उससे ये डिफ्रैक्ट होकर इसका काम खराब हो जाता और माइक्रोवेव अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जरा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, विच वेव इज यूज टू गिव सिग्नल इन फॉग। कहा जा रहा है कि भाई फॉग में या मिस्ट में कौन सी वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल देने के काम आती है। तो देखो जरा, इंफ्रारेड वेव। कौन सी वेव, इंफ्रारेड वेव का हम यूज करते हैं। एक्चुअल में आपको क्या लिखना है कि ऐसी वेव हमें चाहिए, हमें ऐसी वेव चाहिए जिसकी जो वेवलेंथ है, या मैं देखो सिंपल सी बात मैं आपसे कहूं कि जो हम ट्रैफिक सिग्नल पे या स्टेशन में रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि रेड लाइट की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होने के कारण से लंबी डिस्टेंस तक बिना स्कैटर हुए, यहां पे डिफ्रैक्शन नहीं चाहिए, यहां पे चाहिए स्कैटर, बिना स्कैटर हुए आगे बढ़ सके, तभी हमारा सिग्नल आगे तक पहुंच पाएगा। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप अगर इतना भी लिख दोगे ना कि इंफ्रारेड वेव डू नॉट गेट स्कैटर्ड इजीली, बस ठीक है, अब काम बन जाएगा। तो आप यहां पे लिखेंगे इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ है ये ग्रेटर है। कैसी है, ग्रेटर। देखो इसमें ये नहीं कह रहा है कि किससे ज्यादा है किससे कम है, आपको तो बस इतनी बोला सा, आपके दिमाग बोला सर सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो इसकी है, सबसे कम वेवलेंथ तो इसकी है। आपको सिंपल इतनी बात याद रखनी है कि इंफ्रारेड वेव की जो वेवलेंथ है ये अपने काम के लिए ग्रेटर है, ठीक। तो फिर क्या होता है कि आसानी से स्कैटर नहीं होगी और लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है ये ट्रेवल कर सकती है फॉग में और मिस्ट में, धुंध में, इस तरह की चीजों में, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट जो दिया जा रहा है कि व्हाई इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफन कॉल्ड हीट वेव। तो कहा जा रहा है कि भाई इंफ्रारेड वेव को हम हीट वेव क्यों कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इंफ्रारेड वेव की जो एनर्जी होती है ना, मतलब मैं कहूं इंफ्रारेड वेव के पास एबिलिटी होती है कि ये किसी एटम के इलेक्ट्रॉन में ही नहीं पूरे एटम को वाइब्रेट करा सकती है। तो जब ये पूरे एटम को वाइब्रेट करा देती है तो इससे क्या होता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी बनती है, दैट मींस जो है हीट, जिसके कारण से वहां पे हीट जनरेट होती है। तो आप इसको पढ़ेंगे, आपको यहां पर ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। इंफ्रारेड वेव हैव फ्रीक्वेंसी लोअर देन दोज ऑफ विजिबल लाइट, दे हैव एबिलिटी टू वाइब्रेट नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन बट द एंटायर एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी, ठीक। पूरे मॉलिक्यूल को ये यहां पर एटम या मॉलिक्यूल को ये पेनिट्रेट, मतलब जो है डिस्टर्ब कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है। देखो इंफ्रारेड है वेव फ्रीक्वेंसी लोअर देन दोज ऑफ विजिबल लाइट, शायद ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ चलिए सही लिखा हुआ एकदम। नाउ तो अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़े। देखो हाउ डज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रख रहा हूं कि भाई हाउ डज माइक्रोवेव हीट अप द फूड। बोला माइक्रोवेव फूड को हीट कैसे करती है, आप इसको कैसे लिखेंगे। तो याद रखो माइक्रोवेव का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ इस तरह का है कि इसे मान के चलो कि यहां पर हमारे पास कोई भी फूड मटेरियल है, जैसे कि केक, ठीक। अब ये केक है, अब माइक्रोवेव अवन के अंदर जब ये केक रखा होगा तो एक्चुअल में जो माइक्रोवेव क्या करेंगी कि इस केक के अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने की एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई इस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप इसको वाइब्रेट कराएंगे तो ये बिना जो है ना कम से कम एनर्जी पे वाइब्रेट करेगा। जैसे झूला,
होता है ना कि भाई एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पहुंच जाता है कि अगर आप उस समय उसको सिर्फ टच करो तो भी झूलने वाला इंसान जो है आसानी से आगे पीछे होता रहता है। तो जब आप ये चीज आपको लिखनी है, इसको आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हो। देखो माइक्रोवेव हर उस फूड प्रोडक्ट को या मैं कहूं हर उस फूड मटेरियल को हीट अप कर सकती है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव जो हीटिंग करती है ना वो वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू करती है। बात समझो, एक्चुअल में क्या होता है कि माइक्रोवेव अवन के अंदर जो भी फूड मटेरियल रखा हुआ है, ये जो माइक्रोवेव है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की जो भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी से माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को ये मैच कराया जाता है, और फिर जब ये वाइब्रेट होता है तो ये जो हमारा फूड मटेरियल है ये हीट होता है। एक बार फिर सुनो, देखो कोई भी फूड मटेरियल जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है तो इस वाटर मॉलिक्यूल की कुछ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इस वाटर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी जब माइक्रोवेव की आती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत ताकत से वाइब्रेट करता है जिसके कारण से हीटिंग होती है, और जो हमारा फूड होता है ये बढ़िया से गर्म हो जाता है। ठीक है, मैं कहूं गर्म हो जाता है या जो भी आपको बेकिंग करनी है ये यहां से हो जाएगा। ठीक, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन माइक्रोवेव ओवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज सिलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, गूगल कर लेना, ज्यादा जो है प्रॉब्लम आए इसमें तो, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सो दैट एनर्जी फ्रॉम वेव गेट ट्रांसफर्ड एफिशिएंटली टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। दिस काइनेटिक एनर्जी रेजेस द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड मटेरियल। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाई रेडियो वेव्स गेट डिफ्रैक्टेड बाय बिग बिल्डिंग वेयर लाइट डू नॉट गेट। नाउ तो आपसे कहा जा रहा है कि रेडियो वेव जो है ना, जैसे आपको पता है कि आप घर के अंदर हो, ठीक, और कई बार अपन देखते हैं कि रेडियो वेव जो है अंदर वाले हॉल में तो नहीं जो रेडियो सुनाई दे रहा है एफएम वगैरह, लेकिन बाहर सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो वेव है ना वो अंदर आई तो होगी बट आपके गेट से टकरा के हो सकता है वो लौट गई होगी या मुड़ गई होगी किसी कॉर्नर में। तो रेडियो वेव जो होती है ना ये डिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब एजेस से टकरा के मुड़ जाती हैं, जबकि लाइट वेव ऐसे डिफ्रैक्ट नहीं होती आसानी से। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि जैसे डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टेकल का साइज वेव की वेवलेंथ के साइज के अप्रोक्सीमेटली बराबर होना चाहिए। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, लाइट की वेवलेंथ कैसी है, बहुत छोटी है, तो लाइट की वेवलेंथ के बराबर ऑब्स्टेकल हमारी डेली लाइफ में नहीं मिलता हमें, क्योंकि 10⁻⁻7 मीटर लाइट की वेवलेंथ है तो इतना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएं, तो लाइट भी आसानी से डिफ्रैक्ट नहीं होती। जबकि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है ये कुछ मीटर्स में होती है, और इस मीटर के साइज के जो ऑब्स्टेकल हैं ये हमारी डेली लाइफ में मिल ही जाते हैं, तो रेडियो वेव डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो यहां पर ये आपको इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रीक्वेंसी को याद रखने का तरीका बहुत आसान है। देखो मैं आपको बताऊं कि आपको ना किसी ट्रिक ब्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप मिल जाए तो अच्छी बात, और मुझे पता है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें ना सिमेट्री नहीं है। क्या आप ऐसे याद रख लो भाई राम ने कल खाना खाया था तो राम से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझ गए? तो आपको ना बस सिंपल सी बात ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़म बढ़ानी पड़ेगी कि आपको ये याद हो जाए। तो सबसे पहले तो ना बच्चों को स्पेक्ट्रम तो सबको याद होता है, कैसे हम सबने पढ़ा है, बोला गाड़ी एक्स यू वी इन माय रेंज, गाड़ी एक्स यू वी इन माय रेंज, ठीक, गाड़ी एक्स यू वी इन माय रेंज। हाँ, अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, बोला गाड़ी से गामा रे, एक्स से एक्स रे, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, भी टेंशन मत लो, यू से अल्ट्रावायलेट, बी से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो वेव। नाउ अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे याद रखनी है, तो याद रखो कि ये सारी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर में है। हाँ, ये सारी फ्रीक्वेंसी किसमें है, 10 टू द पावर, ठीक, ये सारी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर में है और सारी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है। तो अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रखो पहले 18 से, देखो इंग्लिश में याद मत रखना, क्योंकि इंग्लिश में क्या हो जाएगा ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप याद रखो बोला 18 to 22, 16 to 20, लेकिन अगर आप हिंदी में याद रख लोगे दिमाग में बैठ जाएगी। देखो आपके ऊपर है ये, आप याद रखो 18 से 22,
ठीक, 16 से 20, 4 का 12 है। देखो इसके बाद देखो इसके बाद 14 to 17, इसके बाद 14 to 14। जैसे बोलने में अच्छा लगे बोलो वैसे बोलो, अभी तो बोल रहे थे हिंदी में याद कर लेना ना। अब यहां पे देखो ये है आपका 14 to 11, ये है आपका 9 to 12, 9 से 12 का 100, और ये आपका 5 to 9। बस देखो मुझे कैसे याद है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगी। क्या करना है बोला, देखो पहले में 4 का गैप, 18 से 22, ये सारी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर में है, 10 की पावर में है और हर्ट्ज में है। ठीक है, चलिए ये सारी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर में है और सारी की सारी हर्ट्ज में है, 10 to the power 14, 10 to the power 16। ठीक, ऐसे याद कर लो। नाउ ठीक है, नाउ तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देख लो जरा एक बार फिर से। कैसे करना है बोला, 18 से 22 पहले 2 कम करो, 16 से यहां पे भी 2 कम कर दो 20, यहां पे 2 कम कर दो 14 से, यहां पे 3 कम कर दो 17। यहां पे विजिबल लाइट है ना, तो विजिबल में याद रखो विजिबल में कुछ चेंज नहीं हो रहा, हमारे लिए विजिबल लाइट है तो विजिबल में कोई चेंज नहीं। बोला 14 से 14। ठीक, इसके बाद देखो इसमें 3 कम कर दो, मतलब 14 से 11 कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक, 14 से 11। अब इसके बाद देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में कैसे याद रखना कि भाई 9 से 12 का शो है, मूवी देखेंगे, इतने में जो अपना केक बन के तैयार हो जाएगा। हाँ बोला सर 3 मिनट में बन जाता है हमारा, तो मान के चलो वेव आपका खराब है अवन। हाँ नाउ तो माइक्रोवेव अवन में क्या हुआ, आप मूवी देखने में लग गए, 9 से 12 का शो, इसमें आपने जो है इतने में इसके अंदर माइक्रोवेव अवन के अंदर आपने केक रखा था, आपको ध्यान भूल गया, केक जल गया। ठीक, अब आपको ध्यान नहीं भूलेगा। ठीक है ना, चलिए तो देखो रेडियो वेव। अब रेडियो वेव में क्या है, रेडियो वेव में पहले के लोग घंटों बीत जाते थे रेडियो सुनते सुनते, तो बोला 4 घंटे का शो, अपनी मूवी का 3 घंटे का शो है, पुराने लोग 4-4 घंटे रेडियो सुना करते थे। तो याद रखो बोला 5 to 9, याद हो जाएगी, हो जाएगी, बन जाएगी ट्रिक। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो तो अब ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी याद। अब वेवलेंथ के लिए तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी याद कर ली तो वेवलेंथ के चक्कर में मत पड़ो, वेवलेंथ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। क्या करना है भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई ना। अब वेवलेंथ कैसे करोगे, देखो न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा होता है, सॉरी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है कि नहीं होता। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू। बस इतनी सी बात याद रखो। अगर आपको पता है कि अल्ट्रा वॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी 10⁻14 से 10⁻17 तक जो है जा रही है हर्ट्ज तक, तो क्या करोगे, वेवलेंथ पूछ ली जाए तो बस सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू कितना है देखो जरा, न्यू कितना है, न्यू 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 न्यू, तो देखो अल्ट्रा वॉयलेट की तो 10⁻14 ले लो, 10⁻14 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 10⁻6। बस तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 3 × 10⁻6 मीटर। अब जैसे यहां से यहां तक जा रही है तो आप इसको आगे बता सकते हो। ठीक है, 10⁻17 का निकालो। देखो हो सकता है कि एग्जाम में फ्रीक्वेंसी तो पूछ सकता है, हाँ तो आप कैसे करोगे, एक को याद रख लो, ये ज्यादा आसान है, और उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बन जाएगा। तो लैम्डा अब यहां से आप निकाल सकते हो कि भाई सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ और 10⁻17 यहां पे पुट करो तो 10⁻9 बचेगा। तो आप बोल सकते हो कि लैम्डा जो है 3 × 10⁻9 जो है मीटर तक, दैट मींस यहां से जो वैल्यू है फ्रॉम दिस लैम्डा टू दिस लैम्डा ये वेरी कर रही है। क्लियर है, याद हो जाएगा। अब जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि आपको इसकी निकाल लेनी है तो निकल जाएगी, आसान सी बात है ना। बस ठीक है, तो जैसे मान के चलो अगर आपको विजिबल लाइट की निकालनी है, तो विजिबल लाइट तो आपने देखो अभी क्या पढ़ा है, विजिबल लाइट में अब देखो, अब जैसे मान के चलो आपसे कोई भी पूछ ले, जैसे लाइट में तो अपन को याद रखनी है, लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ये तो हमें याद रहेगी, ये भूलेंगे नहीं। बस ये वैल्यूज को करेक्ट रखो, बाकी सारी वैल्यूज तो हमारा रफ डेटा है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप लिख सकते हो कि इसको कन्वर्ट कर लेना फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला ही लगाना है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा,
बस आराम से निकालते रहो। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। भाई वेव्स का प्रोडक्शन और डिटेक्शन कैसे होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। अगर हम बात करें डिटेक्शन की कि हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहां से यहां तक देखो कि ये जो गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेज, इन तीनों में ना आपको बताऊं कि तीनों के अंदर इतनी पावर होती है कि ये फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर सकती है, फोटोग्राफिक प्लेट को। तो आप यहां पर सब में लिख दें कि बाय फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक, ये भी, और आप इसमें लिख सकते हो भाई एडिशनल चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपन को याद ना आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखो गामा रे की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इतनी भी ज्यादा होती है कि अगर ये किसी एटम पे टकराए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। तो इसका मतलब है ये क्या कि ये आयोनाइजेशन चैम्बर से भी हम इसकी जो है डिटेक्शन कर सकते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर से भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। क्लियर नाउ, तो ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा देखो एक्सरे की भी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो ये भी मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। ठीक, अल्ट्रावायलेट रे, भाई अल्ट्रावायलेट रे से तो आइंस्टाइन, हाँ जी भाई आइंस्टाइन आपने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि भाई ये क्या करता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और यहां पर भी आप फोटोग्राफिक प्लेट लिख सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। विजिबल लाइट को तो हम अपनी आंखों से सेंस कर सकते हैं, तो आप यहां पर डिटेक्ट करना है तो आई से डिटेक्ट कर सकते हैं, दिख रही है तो विजिबल लाइट है। और इसके अलावा आप यहां पर यही फोटोग्राफिक प्लेट लिख सकते हैं। इंफ्रारेड रेज को भी आप यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट लिख सकते हैं। ठीक, नाउ माइक्रोवेव के लिए आप पॉइंट कॉन्टेक्ट, है ना, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड लिखें। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड से हम माइक्रोवेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। और रेडियो वेव के लिए यहां पर आप लिखें रिसीवर, या ऐसा बोल दें कि रेडियो वेव रिसीवर जो होते हैं आप इनसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन, भाई ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो इसके लिए देखो मैं चाहता ना तो सारी बात आपके जो है पहले से लिख के रखता, जल्दी से वीडियो खत्म हो जाती, बट एक्चुअल में क्या है कि आपको भी सोचने का टाइम मिल जाएगा इस वीडियो में, इसलिए मैंने यहां पर इसको साथ में लिख रहा हूं आपके। गामा रे, जरा सोचो गामा रे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो रेडियो एक्टिव, ये यहां पे प्रोडक्शन लिखा हुआ है, वहां डिटेक्शन। तो रेडियो एक्टिव जितने भी सोर्सेज होते हैं इनमें से गामा रे के चांसेस होते हैं। नाउ एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, अच्छा एक और चीज है, हाँ एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक्सरे बाय बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हैवी मेटल पर बॉम्बार्ड कराते हैं, बाय बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑन हैवी मेटल, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सरे यहां पे बनेगी। अल्ट्रावायलेट रे की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज की, तो अल्ट्रावायलेट रेज में क्या होता है कि ये कैसे जो है प्रोड्यूस होती है अल्ट्रावायलेट रेज। तो देखो पहले तो एक तो यूवी लैंप होते हैं, यूवी लैंप एक, दूसरा कैसे प्रोडक्शन होता है भाई, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और मेन सोर्स और कौन है, सन भी तो मेन सोर्स है यूवी रेज का। नाउ विजिबल रे में आप कुछ भी लिख सकते हो, सन लिख दो, ठीक। चलिए इंफ्रारेड रे भी होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम, वाइब्रेशन ऑफ एटम से इंफ्रारेड रेज निकलती है। या हॉट बॉडीज जो है, गर्म बॉडीज, हाँ इसमें से इंफ्रारेड वेव निकलेगी। माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के लिए क्या स्पेशल ट्यूब्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट्रॉन या क्लिस्टेरॉन। इनसे क्या होता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है। रेडियो वेव आप जानते ही हो, रेडियो वेव कैसे जो है यहां पर आप बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग चार्ज से, ऑसिलेटिंग चार्ज से यहां पर रेडियो वेव आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं एक बार और चेक करना चाहूंगा रेडियो वेव के लिए, रेडियो वेव का जो प्रोडक्शन है, हाँ यहां पर आप ऐसे लिख दें, ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है आपका, नहीं तो मैं लिखा देता यहां पे
यहां पर लिखें एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन, डिटेक्शन वगैरह। अब इसके बाद कुछ चीजें रह जाती हैं। अच्छा, एक और चीज, कलर की, कई बार ना कलर की फ्रीक्वेंसी वगैरह भी पूछ ली जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप कलर है, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इस कलर की जो वेवलेंथ वगैरह है ये क्या है। तो आपको बता दूं कि भाई वॉयलेट, इंडिगो छोड़ दो, विबग्योर। अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो ये कितनी हो जाती है 450 नैनोमीटर। इंडिगो छोड़ देना, एनसीईआरटी में साफ साफ डायग्राम बना के दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद ब्लू, ब्लू कितना हो जाएगा 500 नैनोमीटर, ग्रीन 550 नैनोमीटर, येलो 600 नैनोमीटर, ऑरेंज 650 नैनोमीटर, रेड 700 नैनोमीटर। याद रखो। बोले सर इंडिगो क्या करें, तो इंडिगो एनसीईआरटी ने छोड़ी है, अपन क्यों लिखेंगे उसको, लेकिन फिर भी आ जाए ना, तो आप ये जो है ना 460 नैनोमीटर लिख देना। इंडिगो अगर पूछ लिया जाए काम बन जाएगा आपका। इंडिया लिख दिया मैंने, इंडिगो, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो। ये क्लियर है नाउ, ये हो जाएगी। कलर की आ सकती है, चांसेस हैं इसके। ठीक, व्हाइट भी बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है नाउ। अभी देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इनको पढ़ लेना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइज हो सकती है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है यहाँ पे शो होता है, तो ये तो आप पढ़ लोगे पढ़े लिखे बच्चों। नाउ नेक्स्ट, गामा रे के जो यूजर्स हैं, इन पे ध्यान देना कि गामा रे के यूजर्स क्या है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, अनवांटेड सेल्स को जो है ना डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसा ही कैंसर में होता है, और जो प्लेन्स हैं, है ना, एरोप्लेन वगैरह या एयरक्राफ्ट वगैरह के इंजन को डिटेक्ट, मतलब इंजन में कुछ क्रैक वगैरह हैं, इनको स्टडी करने के लिए किसका यूज होता है, गामा रे का। एक्सरे का यूज आप जानते ही हो, क्रिस्टलिन, किसी भी एटॉमिक क्रिस्टल को भी स्टडी करने के लिए एक्सरे का हम यूज कर सकते हैं। मेटल डिटेक्टर्स में एक्सरे का यूज हो सकता है। अभी देखो गामा रे तो हो चुका है, चलिए। तो यूवी रेज का जो यूज है, आपने देखा होगा कि डेंटिस्ट जो होते हैं उनके पास एक यूवी चैम्बर होता है जिसके अंदर उनके सभी इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं। तो जैसे अगर दांत में से जो है कुछ मैं कहूँ कि भाई डिके वगैरह साफ करनी है, अभी क्या होता है कि भाई उसी इंस्ट्रूमेंट से आपको कर दिया, उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी और को कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए उसको वॉश करने के बाद यूवी चैम्बर में रख दिया जाता है, तो ताकि सारे जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह से इसका यूज होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर्स में, डिटेक्शन में, फूड प्रिजर्वेशन में, क्योंकि यूवी रे से जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं, इसलिए इसका यूज होता है। विजिबल रे का जो यूज है वो विजन सेंसेशन के लिए होता है। रेडियो वेव का जो यूज है वो इसके लिए होता है, ठीक है ना, रेडियो कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव का यूज आप समझती हो, जो है हीट अप करने के लिए होता है फूड को। नेविगेशन माइक्रोवेव का दिया है, नहीं दिया तो माइक्रोवेव का और याद रखना। माइक्रोवेव का जो यूज है वो रडार के लिए, रडार, नेविगेशन और हीटिंग करने, मतलब हीट अप करने के लिए। ठीक, नाउ इंफ्रारेड भी शायद यहां मिस हो गया है, तो इंफ्रारेड में लिख लेना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में लिख लेना कि इसका यूज जो होता है वो नाइट फोटोग्राफी में होता है। नाइट फोटोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी में होता है। और यहां पर जो है ना, जैसे आपने सुना होगा भाई सिकाई वगैरह करने के लिए, ठीक, तो अगर किसी की मसल्स वगैरह में पेन होता है, ठीक, तो यहां से इंफ्रारेड से ट्रीटमेंट करके मसल पेन रिलीफ यहां पे इसको मिल जाता है पेशेंट को। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अब देखो, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा अपने साइड से एफर्ट डालना चाहते हो उस चैप्टर में, तो एक काम करना, तो एक तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है, और बाकी का जो पोर्शन है ना हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, जैसे कि मैक्सवेल वगैरह इक्वेशन वगैरह इस साल के लिए, टर्म 2 2022 के लिए। मैं आपको बता दूं इसके बाद क्या करना है आपको। इसके बाद आप एक बार ना एग्जाम्पल वगैरह, तो एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा उठा के देख लेना, उसके दर्शन भी जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज, ये वैसे तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है,
लेकिन एक बार आपको उठा के उसको देखो, आपका फर्ज बनता है। हाँ जी, अगर कोई एग्जाम्पल यहां से है, जैसे कि आपका मैक्सवेल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसको मत करना, हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरी बात, आप थोड़ा सा अगर कर सकें तो एसएल अरोड़ा से एक आध कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल उठा के कर लेना, जिसमें इंटेंसिटी वगैरह वाला कोई न्यूमेरिकल दिया हो, इंटेंसिटी या मोमेंटम। बस चांसेस तो नहीं है, 100% चांसेस हैं कि इतना जो हमने पढ़ा उसमें से आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन को एक बार जो है जरूर से भर दें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जा रही है उसको चेक कर लेना। कंप्लीट बैक बेंचर सीरीज उसके अंदर कवर्ड है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।